हाँ, तो जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ लिया था हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा का सारा ख़त्म हो गया सब कुछ जो भी बात है। अब हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कुछ सभ्यता थी उसके बारे में आज जान लेंगे कि जब इंडिया में हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हो रही थी, चल रही थी, तो वर्ल्ड में कौन कौन सी सभ्यता चल रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला सभ्यता था मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास की थी। ईसा मसीह के जन्म के 10,000 साल पहले की थी, जो इराक के पास थी। आज की इराक जहाँ है ना, वहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता थी। ठीक है, और उसके 4 भाग थे। मेसोपोटामिया अकेला नहीं था, मेसोपोटामिया के 4 भाग थे, उसके अंदर 4 सभ्यता थी। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कॉलरिया की सभ्यता। ठीक है, तो ये उसके मतलब थी 4 के। ये नदी किस नदी किनारे था? यूफ्रेटस एंड टिग्रिस नदी के पास था। ठीक है, तो हम आज पढ़ लेते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। इसका डेट पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, डेट कब की थी, तो 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 10,000 BC के पास थी। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के 10,000 साल पहले की थी मेसोपोटामिया, जो कि ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि विश्व की सबसे पहली ग्रामीण सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यताएं थी, और विश्व की पहली सभ्यता भी मेसोपोटामिया है। लेकिन विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता वो हड़प्पा सभ्यता है, तो ये ग्रामीण थी। ठीक है, पहले इसको लिखो, ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी विश्व की सबसे पहली। ठीक है, मेसोपोटामिया की। तो और ये इसके चार भाग हैं। ठीक है, इसके 4 भाग हैं। पहला है सुमेरियन की सभ्यता, ये सब लिख लो, सुमेरियन की सभ्यता। दूसरा है बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। तीसरा है असीरिया की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता। और चौथा है कॉलरिया की सभ्यता, कॉलरिया की सभ्यता। ठीक है, ये इसी के पार्ट में है, सारे ग्रामीण थे। सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कॉलरिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया का ही पार्ट था। आज के इराक वाले एरिया में कवर था ये टोटल। ठीक है, तो 10,000 ईसा पूर्व के बात है। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के पास की थी ये नदी। कौन सी थी? टिग्रिस एवं यूफ्रेटस, यूफ्रेटस नदी है। ठीक है, के आसपास थी इस सभ्यता जो थी उस टाइम। ठीक है, इसी से हमारा भारत का व्यापार होता था। लाजबर्त, एक लजबर्त तो था ना, लजबर्त, वो हमारे हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया में आयात किया जाता था। मतलब हड़प्पा वासी यहाँ से आयात करते थे। ठीक है, लाते थे यहाँ से। तो हो गया, ये थी लजबर्त। और वैसे तो हड़प्पा सभ्यता में इस समय ईरान से और अफ़गानिस्तान से सोने का व्यापार हुआ था। ईरान और अफ़गानिस्तान से हड़प्पा सभ्यता वाले ज़्यादा व्यापार किए थे, ज़्यादा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किए थे। ठीक है, हड़प्पा वासियों ने। तो ये उसमें लिख देना, हड़प्पा वासी में, हड़प्पा सभ्यता में ये पॉइंट लिख देना कि ईरान और अफ़गानिस्तान से ज़्यादा आयात निर्यात हुआ था। ठीक है, सौराष्ट्र जो हमारा गुजरात वाला एरिया, वहाँ से गोमुद, मतलब जो पीले टाइप की होती थी। लजबर्त एक नीले टाइप का पत्थर होता था, लाजबर्त नीले टाइप का पत्थर होता था। ठीक है, तो लाजबर्त नीले का चमकीला पत्थर होता था। ठीक है, नीले पत्थर था, मस्त वाला, जो अच्छा लगता था देखने में। ये हड़प्पा वाले निर्यात करते थे। ठीक है, निर्यात करते, वहाँ से लाते थे। और ईरान और अफगानिस्तान से सोने का, अफीम का, बहुत सारे उस समय चला था। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लजबर्त एक याद रखो कि मेसोपोटामिया से हुआ था। फिर मेसोपोटामिया का जब आगे आगे सभ्यता, जब सिकंदर पागल होता है, विश्व को जीतना चलता है, तो मेसोपोटामिया पहुंच के मेसोपोटामिया की सभ्यता को ख़त्म कर देता है टोटल। और फिर वहाँ पे अपना एक ग्रीक की सभ्यता स्थापित कर देता है, जिसको यूनान सभ्यता ही बोला गया है। तो ग्रीक की सभ्यता जो वहाँ पे स्थापित कर देता है। ठीक है, तो इसके ख़त्म जो कर देता है, वो इसका अंत जो करता है वो सिकंदर करता है। ठीक है, सिकंदर करता है और ग्रीक की सभ्यता का स्थापित करता है, ग्रीक सभ्यता बनाता है वहाँ पे। तो बस इतना याद रखना है। सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, विश्व की सबसे पहले ग्रामीण सभ्यता थी, और सबसे नगरीय सभ्यता हड़प्पा थी। ये 4 भागों में बटा था, सुमेरियन की, बेबीलोन की, असीरिया की, कॉलरिया की, आज के इराक के पास की ये सभ्यता थी। टिग्रिस एवं यूफ्रेटस नदी के पास थी। लजबर्त नीले पत्थर जो होता है वो हड़प्पा वाले इसका निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया वाले हड़प्पा को मेलुहा बोला करते थे, मेलुहा। सिकंदर ने इस सभ्यता को ख़त्म कर दिया, तो ग्रीक की सभ्यता ख़त्म हो गया, मेसोपोटामिया ख़त्म हो गया। अब इसके बाद एक और सभ्यता थी इसके बगल में, एक और सभ्यता लिखो, मेसोपोटामिया हो गया। उसके मतलब हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता में लिखा रहा हूँ। तो उस समय एक थी रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता के पहले मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की
सभ्यता, इसका डेट जो है वो 3100 ईसा पूर्व के आसपास है, 3100 BC, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 3100 साल पहले। और जानते हो कि समय उल्टा ही चलता था उस समय, 10,000 के बाद 20,000 नहीं, 10,000 के बाद 3100 आएगा, मतलब 10,000 के बाद 5,000, 5,000 के बाद 3,000, 3,000 के बाद 2,000, ऐसे चलती थी उस समय उल्टी गिनती। तो ईसा BC के था, ठीक है। ये भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। तो इसका जो था ना, फिरौन को इसका नेतृत्व बोला गया। इस सभ्यता का जो विकास था ना, वो नील नदी की देन कहते हैं इसे, नील नदी की देन, नील नदी के पास थी, इसे नील नदी की देन कहते हैं। इस सभ्यता को नील नदी की देन कहते हैं, नील नदी के पास है, और ये मिस्र के रेगिस्तान में है, ठीक है। ये सभ्यता जो फैली हुई थी मिस्र के रेगिस्तान में थी मिस्र के, और फिरौन इसका नेतृत्व किया था बनाने, मतलब बसाने में। इस सभ्यता के लोग जो है ना, ज़्यादा जो विकास किया था, पिरामिड का विकास, मम्मी का विकास, जो मम्मी वहाँ के लोग मुर्दे को पट्टी वट्टी से ला के, कौन सा केमिकल यूज़ करके वहाँ पे दफना देते थे, वो केमिकल का नाम आगे बताऊँगा, अभी मैं भूल रहा हूँ। तो यूज़ करके वो उससे मम्मी जो था ना, मतलब मुर्दा, वो गलता नहीं था, ठीक है। तो पिरामिड, मम्मी का, ये सब का, सूर्य कैलेंडर, ये सब मतलब रिसर्च किया करते थे ये लोग ज़्यादा। तो इस सबका विकास इसलिए बहुत पहले से इन सब विकास स्टार्टिंग कर दिया था। तो पिरामिड, मम्मी, सब का विकास हुआ था इस समय। फिर मिस्र की सभ्यता भी ख़त्म हो जाती है। फिर बाद में फिर आती है एक और, लिखो अभी इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, हाथी से मिटा दे रहा हूँ, हाथ गंदा हो तो ये सब लिख लिए हो ना। अब रोम की सभ्यता एक ऐसी नॉर्मल लिख लो कि रोम की सभ्यता जो थी वो भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। तो रोम की सभ्यता जो थी, रोम की सभ्यता, ठीक है, ये लगभग 600 BC की बात है। 600 BC की बात, ये भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। ये भूमध्य सागर, ये लोग इस पर पूरा कब्जा कर लिए थे, ठीक है। तो ये हटाओ। अब आया फारस की सभ्यता। भैया इतना देखो कि रोम की सभ्यता भी समकालीन थी, भूमध्य सागर के आसपास की थी। आती है फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता 500 BC की बात है। फारस की सभ्यता, इसको पर्सिया भी बोला गया है। फारस को पर्सिया, यहाँ के लोग पारसी थे, ठीक है, और पारसी धर्म के फारस थे, पारसी भाषा, पारसी थे, ठीक है। पारसी अच्छे, आज इंडिया में तो पारसी लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आजकल के पारसी लोग आए थे, कुछ भगा के जब बच गए थे, कुछ ही इंडिया में शरण मिला, इंडिया को बहुत सारे ग्रो कर रहे हैं। पारसी लोग बहुत मेहनत कर, मतलब तेज़ होते हैं पढ़ाई में, और बहुत आगे डेवलप कर रहे हैं वो लोग। तो अधिकतर बिजनेसमैन फारसी हैं इंडिया में। रतन टाटा भी फारसी हैं शायद, दादा भाई नौरोजी भी फारसी हैं, पारसी धर्म को फॉलो करते थे दादा भाई नौरोजी। फिर फारसी धर्म को यहाँ फॉलोवर्स था फारसी धर्म का। सिकंदर को गुस्सा आया, दिमाग खराब हुआ, जब युद्ध विश्व विजेता बनने के लिए निकला था, तो यहाँ भी तहलका मचा के ख़त्म कर दिया था। तो सिकंदर के सामने कोई भी सभ्यता टिकी नहीं थी, क्योंकि सिकंदर का युद्ध नीति बहुत तगड़ी थी। उसके आगे बताएंगे कैसी युद्ध नीति तगड़ी थी। और बेचारा पीट के चला जाता है इंडिया में, का बेचारा पूरा वर्ल्ड जीत के आता है, और इंडिया में एक बंदे से पाला पड़ जाता है जिसका नाम रहता है पोरस का, उसका युद्ध आगे बताएंगे। हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध होता है झेलम नदी के किनारे, तो तगड़ी युद्ध होती है। और एक युद्ध में ख़त्म नहीं हो गया था, बताया गया कि जो सिकंदर है वो जीत के चला गया, क्योंकि यूनानी ने हमारा इतिहास लिखा है, तो उन्होंने अपने किताब में लिखा है हाँ मतलब सिकंदर ने जीता। ऐसा बात नहीं है, कोई भी नहीं जीता था, बोला गया है। अब बस हार गया, समझो सेना कम थी तो चलो पोरस हार गया, लेकिन टक्कर का युद्ध था। सिकंदर पहला किसी बंदा से डरा था, सिकंदर के मम्मी और उसके बीवी जो डरा था ना पहला बार, तो वो बंदा पोरस ही था पूरे वर्ल्ड में। तो उसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी फिलहाल ये थी। तो सिकंदर इस सभ्यता का नाश कर देता है, पारस का सिकंदर नाश कर देता है जब ये पगला आता है ना। और सिकंदर का मतलब रणनीति तगड़ी थी, तो सिकंदर इसका नाश कर देता है। अब बात आई है रोम की फारस सभ्यता। हाँ, एक स्पार्टन्स का भी नाम सुने होगा, स्पार्टन्स इसी समय का था। तो स्पार्टन्स जो था ना वो यूनान का था, यूनान का एक सेना का गुट था स्पार्टन्स। और एक था मतलब वहाँ पे एक एंथ्रस लोग थे जो आगे बढ़ रहे थे पढ़ाई में और युद्ध नहीं करते थे। एक स्पार्टन्स था तो युद्ध के लिए ही बना था, मतलब उसके एक स्पार्टन्स जो था। और पर्सिया और स्पार्टन्स में युद्ध होने स्टार्ट हो गया, तो क्योंकि पर्सिया लोग चाहते थे कि हमारे अंडर आ जाए स्पार्टन्स हमारे अंदर आ जाए, और अंदर आ जाए स्पार्टन्स तो हम लोग ताकतवर तो हो जाएंगे। तो मतलब युद्ध के लिए बोला गया था, पहले बोला कि अंदर आ जाओ, नहीं माना, क्योंकि स्पार्टन्स खुद एक ताकतवर योद्धा थे। स्पार्टन्स का एक सैनिक बहुत सारे सैनिकों पे भारी पड़ता था। उसका जो
सेनाध्यक्ष में राजा था वो लियोनाइडस था। तो उसी के युद्ध में स्पार्टन्स 300 मात्र सैनिक को लेके जाता है स्पार्टा, मतलब लियोनाइडस, जैसे जबकि उसके पास बहुत सारे सैनिक थे, लेकिन 300 सैनिक इतनी ताकतवर, इतनी मतलब वफादार होते ना, कुछ बंदे को ही चुन के ले गया था लियोनाइडस। और लियोनाइडस खुद इतना ताकतवर था कि मतलब उस सबका जो ट्रेनिंग होता था बचपन से स्पार्टन्स का, वो बचपन से 7 साल 8 साल के एज में ही तुम्हें खूंखार जंगल में भेज दिया जाता था कि जाओ जंगल में जिंदा होके आओ, बस ऐसे बर्फ वाली जंगल, मतलब वहाँ बंदा गया तो मरना फिक्स है, बचने का चांस 1% तो है ही नहीं, मतलब बंदे गया तो मरना है। वहाँ से जो बच के आया ना वो स्पार्टन्स कहलाते थे। तो जो बच के आया वो ताकतवर, तो समझो जो जंगल में भेड़ शेर सबके बीचों में बच के आया वो कितना ताकतवर होगा, कितने बंदे को संभाल सकता। तो उस समय मतलब बचपन से उसका ट्रेनिंग बहुत हार्ड चलती थी स्पार्टन्स की। तो स्पार्टन्स और इधर जर्क्सीज, जो पर्शियन का नेतृत्व जो राजा था जर्क्सीज आ रहा था युद्ध करने के लिए। तो स्पार्टन्स मात्र 300 थे, युद्ध के लिए निकल गए, जबकि स्पार्टन्स के पास बहुत सारे सैनिक थे, लेकिन 300 ही चुन के ले गया था लियोनाइडस, जो वफादार थे और ताकतवर थे। एक एक स्पार्टन्स हजारों सैनिक पे भारी पड़ रहे थे। तो जर्क्सीज का 20,000 सैनिकों को घुटनों टेका दिया था 300 स्पार्टन्स ने। लेकिन फिर धोखे, इसका कोई एक बंदा होता है जिसको ये काम में अपना मतलब वो कुबरा होने के कारण इससे स्पार्टा जो लियोनाइडस है वो बोलता है कि तुम जाके बैठो, तुम खुद झुक नहीं पाओगे तो क्या मतलब लड़ पाओगे। तो उसके लिए वो गुस्सा हो जाता है, वो चला जाता है उसके दुश्मन जर्क्सीज के पास, उसका कमजोरी बताता है कि स्पार्टन्स जो है एक गुफा के बीच में लड़ रहे हैं, तो तुम पीछे से अटैक कर सकते हो। तो कुछ सैनिक पीछे से अटैक करते हैं, तो ये चारों तरफ से घिर जाता है स्पार्टा का लियोनाइडस, तब मरता है। तो भी 3 सैनिक जो मरने से डरता नहीं है, तगड़ा लड़ता है तीनों, और तो भी बहुत सारे सैनिकों को निपटा देता है ये लोग। तो स्पार्टन्स और जर्क्सीज का युद्ध होता है उस टाइम, फारस के आसपास की बात है। तो ख़त्म। तो धोखे जितना ही बहादुर हैं आज तक के, वो धोखे से ही मरते हैं, ऐसे तो कि सामने से किसी का हिम्मत नहीं होता है मारने का। तो आगे भी स्टोरी बताएंगे इंडिया के बारे में, इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे धोखे हुए हैं और कौन से योद्धा हैं। तो ये हो गया है फारस की। तो पीली नदी की सभ्यता एक और लिख लो कि पीली नदी की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता या फिर चीन की सभ्यता। या हांगो नदी की सभ्यता, हांगो सभ्यता, ठीक है। क्योंकि पीली नदी के साथ ये हांगो नदी के किनारे था, चीन की सभ्यता हांगो नदी के किनारे था। 5000 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। ये भी ग्रामीण थी, सारे ग्रामीण थे, कोई शहरी नहीं था। बस इंडिया में हमारा डेवलप इतना था उस टाइम कि बस शहरी था। पूरे वर्ल्ड की सबसे पहली शहरी व्यवस्था हमारी हड़प्पा सभ्यता की थी। उस टाइम से बहुत पहले हमारे अंग्रेजों के समय तक हमारा शहर सबसे टॉप पे रहा, हमारा पूरा इंडिया शायद टॉप पे रहा है जीडीपी में। पूरे वर्ल्ड का 33% इंडिया देता था और बाकी में सारे देश की जीडीपी काउंट होती थी। तो विश्व गुरु तो हमारे बहुत पहले से थे, और सोने की चिड़िया तो नाम ही, तभी तो बंदे अगल बगल पड़ोसी को दे हमारे घर में। तो आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। 5000 BC की बात है, ख़त्म। तो ये पीली नदी की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये लोग हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। और ग्रीक की सभ्यता मेसोपोटामिया के ख़त्म करके बाद बसा है। तो ग्रीक की सभ्यता हड़प्पा के समकालीन नहीं थी, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता और सारे सभ्यता वर्ल्ड का लगभग ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता, ठीक है। यहीं पहले इसका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे हड़प्पा के बारे में, जो क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।